तो यार भले ही आपने अभी तक पूरे साल केमिस्ट्री की तैयारी एकदम मस्त तरीके से नहीं की, लेकिन अगर आज के वीडियो आप लोग पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हो तो आपकी केमिस्ट्री की तैयारी, भले ही आपने पूरे साल कुछ ना पढ़ा हो, जितने बातें आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, अगर इन टॉपिक को आप पढ़ लेते हो तो इससे बाहर केमिस्ट्री के पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज आपको क्या क्या बताने वाले हैं हम। आज केमिस्ट्री के वो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। और एक चीज जान लो, आपने अगर पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा तो आपके लिए तो ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको करना क्या, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, एक भी वीडियो को स्किप ना करना, नहीं तो आपका जो महत्वपूर्ण बातें वो आपकी छूट भी सकती है। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और जितने महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको तैयार करना है। ठीक है, अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा या आपकी अभी तैयारी कमजोर है तो बस आपको इतने टॉपिक पढ़ लेने, आप मस्त नंबर ला सकते हो केमिस्ट्री के पेपर में। ठीक है, अब लास्ट समय में बस आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं 12th केमिस्ट्री, क्लास 12 केमिस्ट्री के जो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ठीक है, आपको चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक बताएंगे कैसे आपको तैयार करना है जिससे आपके एग्जाम में मस्त नंबर आए। ठीक है, तो सिंपल देखो एक एक करके देखते हैं। और उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन पे 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 12th केमिस्ट्री वन शॉट वाली। वहां पे हमने सभी चैप्टर को वन शॉट पे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए भी हुए हैं। ठीक है, वहां पे भी जाके आप सभी चैप्टर वाइज देख सकते हो वन शॉट। ठीक है, तो शुरू करें 12th केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक। तो देखो चैप्टर वाइज हम बात करेंगे और एक चीज जान लो, इन सभी टॉपिक को आप क्या करना, कॉपी पे नोट कर लेना। ठीक है, इनको नोट कर लेना और एक एक टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है विलियन चैप्टर के अगर सभी महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है, ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास है मोलरता। ठीक है, सबसे पहले मोलरता की परिभाषा हो गया, मोलरता का सूत्र हो गया, मोलरता का मात्रक हो गया और मोलरता के जो न्यूमेरिकल होते हैं इनको आपको तैयार करना है। ठीक है, भले ही पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, बस जितनी बातें बताने वाले इनको पढ़ लेते हो मस्त नंबर लेके आओगे केमिस्ट्री में, ये मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले है आपकी मोलरता की परिभाषा, सूत्र, मात्रक और इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं। न्यूमेरिकल कैसे लगा पाओगे, जब आपको इसका सूत्र पता होगा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर इसी पे आपका कौन आ जाता है, मोलरता के बाद कौन आ जाता है, मोललता भी आपकी इसी पे है। ठीक है, मोलरता के जैसे मोललता भी है, इसको भी अच्छे से देख लेना। ठीक है, मोलरता हो गया, फिर मोललता की परिभाषा, मात्रक और इसके न्यूमेरिकल जो होते हैं। फिर इसके बाद क्या है, आपकी मोल अंश है। ठीक है, मोल अंश की परिभाषा भी पेपर में पूछी जाती है और इसके न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, फिर इसके बाद करें इस चैप्टर में आपका क्या महत्वपूर्ण है, एक है हेनरी का नियम, जो कि 3 नंबर या 5 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। हेनरी का नियम क्या होता है, ठीक है, हेनरी का नियम, इसको आपको अच्छे से देख लेना। ठीक है, पेपर से पहले इसको अच्छे से पढ़ लेना। हेनरी का नियम किसे कहते हैं, इसके और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग और हेनरी के नियम की सीमाएं भी पूछी जाती है, तो इसको भी आपको अच्छे से देखना है। फिर इसी टाइप से आपका कौन सा है, राउल्ट का नियम भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, जितने टॉपिक हम आपसे बता रहे हैं ना, इनको तैयार कर लो, मस्त नंबर लेके आओगे। ठीक है, राउल्ट का नियम भी आपको अच्छे से तैयार करना है। राउल्ट का नियम क्या होता है, इसकी सीमाएं क्या होती है, इसके अनुप्रयोग क्या होती है। ठीक है, तो हेनरी का नियम हो गया, राउल्ट का नियम हो गया और इस चैप्टर से क्या है, आपके जो अणुसंघ गुणधर्म, जैसे वाष्पदाब में अवनमन। ठीक है, वाष्पदाब में अवनमन में आपको क्या देखना है, इसके अवनमन की परिभाषा तो बहुत कम पूछी जाती है। ठीक है, लेकिन तैयार कर लेना परिभाषा और इसका जो आपका सूत्र होता है। ठीक है, राउल्ट के वाष्पदाब अवनमन में जो सूत्र होता है, सूत्र कौन सा होता है, P0 माइनस P बटा P0 इक्वल टू N1 बटे में N1 प्लस N2। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सवाल फंसते हैं पेपर में, न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको न्यूमेरिकल के लिए सूत्र याद कर लेना और इसकी परिभाषा वाष्पदाब अवनमन की। ठीक है, फिर इसमें आपका क्या आ जाता है, इसी में क्वथनांक में उन्नयन है। ठीक है, क्या चीज़ है, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, इसको आपको अच्छे से देख लेना है, इसका फॉर्मूला भी। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, ये वाला, इसके भी न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको तैयार करना है। और इसी में जो KB होता है ना, केबी को क्या बोलते हैं, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसकी परिभाषा भी पेपर में पूछता है 2 नंबर पे। ठीक है, इसकी परिभाषा भी 2 नंबर पे पूछता है, इसको भी तैयार करना है। ठीक है, इसी टाइप से आपसे बता रहे हैं कि एक भी वीडियो को स्किप करोगे तो आप कुछ पॉइंट भूल जाओगे। ठीक है, कुछ पॉइंट आप नहीं जान पाओगे, इसलिए एक एक बात को अच्छे से सुनना। ठीक है, आप लास्ट टाइम यार, आप अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो नंबर नहीं आ पाएंगे अच्छे। ठीक है,
तो सिंपल इसमें आपको क्या याद करना है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक और मोलन उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका कौन सा है तीसरा अनुसंग ऊर्ध्व, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हिमांक में अवनमन। ठीक है, हिमांक में अवनमन जो है इसमें आपको जो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। इसकी परिभाषा सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए, इसका सूत्र याद होना चाहिए। और फिर इसके बाद आपका ये जो के एफ होता है हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक, इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है। ठीक है, ये क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं केबी को, और केएफ को बोलते हैं आपका हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, इसके बाद आपका कौन सा टॉपिक आता है, परासरण तथा परासरण दाब। इसकी परिभाषा पूछी जाती है, परासरण क्या होता है तथा परासरण दाब क्या होता है। ठीक है, परासरण तथा परासरण दाब। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परासरण तथा परासरण दाब क्या होता है। और इसका फॉर्मूला भी याद रखना, पाई बराबर CRT। ठीक है, पाई बराबर CRT होता है और इससे न्यूमेरिकल भी फंसते हैं। ठीक है, तो विलियन चैप्टर पे बात करें तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपके यही वाले हो जाते हैं, जैसे मोलरता क्या है, मोललता क्या है, मोलन्स क्या है। फिर इसमें हेनरी का नियम पढ़ना है आपको, राउल्ट का नियम पढ़ना है, वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसका सूत्र, हिमांक में अवनमन, इसकी परिभाषा, इसका सूत्र, परासरण तथा परासरण दाब क्या होता है। मतलब इनकी परिभाषा याद करो, सूत्र तैयार करो और इसके जो सवाल है उनको भी अच्छे से देख लो। ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपसे कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना, आपकी तैयारी मस्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये है चैप्टर नंबर 1 विलियन के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, ये आपको जरूर से जरूर तैयार होनी चाहिए, मतलब कुछ तैयार करो चाहे नहीं तैयार करो, इतना जरूर तैयार होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद अगर बात करें चैप्टर 2, ठीक है, सभी चैप्टर का आपको बता देंगे जिससे आप लोग मस्त नंबर लेके आओ। ठीक है, लास्ट समय में तभी कह रहे हैं ये वीडियो इसीलिए बनाया गया आपके लिए कि अगर लास्ट समय में आप इस वीडियो को देख लेते हो तब भी आपकी तैयारी मस्त हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो चैप्टर हमारा विद्युत रसायन, इससे हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। इससे जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विभव तथा मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विभव तथा मानक इलेक्ट्रॉन विभव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन विभव तथा मानक इलेक्ट्रॉन विभव। ठीक है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, इसको आपको अच्छे से देख लेना है, इलेक्ट्रॉन विभव तथा मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा पूछी जाती है। ठीक है, और फिर इसी से एक टॉपिक बन जाता है कौन सा, नरनष्ट समीकरण। नरनष्ट समीकरण 3 नंबर या 5 नंबर पे पूछा जाता है, नरनष्ट इक्वेशन क्या होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से देख लेना नरनष्ट इक्वेशन को। ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। फिर इसके बाद इसमें कौन से टॉपिक है, जैसे फैराडे के नियम। फैराडे के 2 नियम होते हैं, फैराडे के प्रथम नियम और फैराडे के द्वितीय नियम। ठीक है, फैराडे के नियम आपको तैयार करने, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, फैराडे के नियम। ठीक है, फिर इस चैप्टर में एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, ठीक है, जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन पेपर में आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं और विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण लिखो, यही क्वेश्चन तो आता है, और लक्षण तथा अनुप्रयोग लिखो, तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, फिर इसके बाद इस चैप्टर का कौन सा टॉपिक बचता है, जैसे आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का जो चित्र बनता है वो आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद आपका एक टॉपिक और आता है इस चैप्टर पे, कौन सा, चालकताएं। ठीक है, चालकता क्या होती है, चालकता की परिभाषा, उसका सूत्र मात्रक, फिर मोलर चालकता। ठीक है, मोलर चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता क्या होती है और तुल्यांकी चालकता, ये जितनी चालकता है इनको अच्छे से तैयार कर लेना, इनकी परिभाषा। ठीक है, परिभाषा सूत्र होता है इनका, मात्रक होता है। ठीक है, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि भैया आप इनको तैयार तो करने को आप बता रहे हो, इनके क्वेश्चन के आंसर कहाँ पे मिलेंगे, तो इसीलिए तो कह रहे हैं 12th केमिस्ट्री 1 शॉट वाली प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे हमने चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हुए, उनको आप लोग जाके देखो, अच्छे से पढ़ो। अगर उनको आप देख लेते हो ना, आपके 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में कम से कम 15 वीडियो शायद बने होंगे, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल के अलग 1 शॉट बने। अगर उनको पहले चैप्टर 1 मान लो तैयार किया, फिर उसके न्यूमेरिकल का अलग 1 शॉट है, उनको अच्छे से अगर तैयार करते हो ना, मस्त तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक है, एक बार प्लेलिस्ट जाके देखो 12th केमिस्ट्री वाली। ठीक है, तो सिंपल चालकता, मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, इनको आपको तैयार करना है। फिर इस चैप्टर का एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है कोलराउस का नियम।
कोलराउस का नियम क्या है और कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। कोलराउस का नियम ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है, कोलराउस का नियम, ठीक है। कोलराउस का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से आपको पढ़ लेना है। कोलराउस का नियम क्या होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्युत रसायन से, तो ये देख सकते हो इलेक्ट्रॉन विभव, मानक इलेक्ट्रॉन विभव, नर्मस समीकरण तैयार कर लेना, फैराडे के नियम तैयार कर लेना, विद्युत रासायनिक श्रेणी को तैयार करना है आपको, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हो गया, मोलर चालकता और चालकता, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता क्या होती है, फिर ये आपका कोलराउस का नियम, ठीक है। ये सभी ऐसे टॉपिक है जो पेपर में हर साल, पिछले वर्षों में हर बार पूछे गए, तो इस बार आने के भी पूरे चांसेस रहेंगे, तो इनको आपको जरूर से जरूर तैयार करना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद चैप्टर 3 की, ठीक है। तो आप लोग इन टॉपिक को हमने कहा ना, इनको एक पेज पे अच्छे से पहले नोट कर लेना, फिर एक एक करके इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेना, ठीक है। पेपर से पहले इन सभी टॉपिक को आपको तैयार करना है, तो इनको नोट करो। आप बात करते हैं इसके आगे के जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 के, तो आप बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी की। इस चैप्टर से आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो जरूर से जरूर पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो उनकी बात करें तो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से सबसे पहली परिभाषा कौन सी बन जाती है, अभिक्रिया का वेग तथा वेग स्थिरांक की परिभाषा, ठीक है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका सूत्र देख लेना, ठीक है। तो इसकी परिभाषा 1 नंबर या 2 नंबर पे पूछी जाती है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना, वेग तथा वेग स्थिरांक क्या होता है। फिर इसके बाद आपकी कौन सी परिभाषा आ जाती है, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा आती है पेपर में, और अभिक्रिया की आणविकता भी पूछ लेता है कि आणविकता क्या होती है, आणविकता, ठीक है। इनकी परिभाषा देख लेना, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है और अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें अंतर में बन जाता है, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर, ठीक है। पहले तो आपको कोटि की परिभाषा तैयार करनी है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, फिर अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से देख लेना, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, पहले परिभाषा फिर इसके अंतर, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा टॉपिक आ जाता है आपका, इसी से एक बनता है, एक अभिक्रिया इसी टॉपिक से बन जाती, कौन सी, इसी से एक बन जाती आभासी एकाणुक अभिक्रिया, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया, ठीक है। हम आपसे बता रहे हैं ना, जितने क्वेश्चन बताएंगे सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, ठीक है। तो आभासी एकाणुक अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आभासी एकाणुक अभिक्रिया, इसको आपको अच्छे से देख लेना, आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती, ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है इस चैप्टर से, जैसे प्रथम कोटि और शून्य कोटि अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि शून्य कोटि अभिक्रिया होती है, इनके वेग स्थिरांक के व्यंजक, ठीक है। प्रथम कोटि और शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेग स्थिरांक का व्यंजक, डेरिवेशन होता है इसका, 5 नंबर पे पेपर में आता है, तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, दोनों डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और एक चीज यहाँ पे और तैयार कर लेना, प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, ठीक है, मात्रक भी पूछता है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का क्या मात्रक होता है, इसको भी आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर इसके बाद आपको इस चैप्टर में एक चीज और देख लेना है, संक्रियण ऊर्जा के बारे में पढ़ लेना, संक्रियण ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी आपको देख लेनी, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी संक्रियण ऊर्जा, ठीक है। तो इस चैप्टर की ये टॉपिक है जो कि आपको जरूर से जरूर पढ़ने, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और देख लेना, ये वाला जैसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक तैयार करना ना, तो यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चन है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है और वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो इनको भी आपको अच्छे से देखना है। और एक चीज जान लो, न्यूमेरिकल के लिए पेपर में कौन कौन से चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, विलयन, विद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनसे आपके पेपर में न्यूमेरिकल आएंगे। तो इन चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले, जितने भी सूत्र हैं, इनको अच्छे से तैयार करना, क्योंकि इनसे आपको सवाल पेपर में आएंगे, तो इनको आपको लगाना होगा। और इनकी प्रैक्टिस आप तभी कर सकते हो, हमने जितने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है उनके 1 शॉट कराए हुए, चैप्टर 1 का 1 शॉट अलग है, चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का, सभी न्यूमेरिकल के मतलब सभी चैप्टर के अलग अलग 1 शॉट हैं, ठीक है, उनको जाके देखो, अच्छे से क्वेश्चंस को तैयार करो, मस्त नंबर लेके आओगे, ये जान लो, ठीक है। तो ये है चैप्टर नंबर 3 के महत्वपूर्ण टॉपिक। फिर आपका चैप्टर 4 कौन सा है, चैप्टर 4 हमारे पास है कौन सा, चैप्टर 4 है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है, डी एवं एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है।
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर आपका। इससे क्या क्या फंसता है, सबसे पहले तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व जिसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, संक्रमण तत्व ये क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, इनकी परिभाषा और इनके विशेषता या लक्षण बोल सकते हो। ठीक है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है और इनके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका। संक्रमण तत्व की परिभाषा दीजिए, संक्रमण तत्व के लक्षण या विशेषताओं को दीजिए। ठीक है, 3 नंबर या 4 नंबर पे क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद आपका आता है लेंथेनाइड अंकुचन क्या है। ठीक है, लेंथेनाइड संकुचन बोल सकते हो या आकुंचन बोल सकते हो। लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, इसके कारण तथा परिणाम दीजिए। ठीक है, लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, इसके कारण तथा परिणाम को लिखिए। फिर इसमें आपका एक्टिनाइड श्रेणी क्या होती है, एक्टिनाइड संकुचन क्या होता है, इसको तैयार कर लेना, एक्टिनाइड श्रेणी। ठीक है, एक्टिनाइड श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में आप लोग देख लेना। ठीक है, कि एक्टिनाइड श्रेणी क्या होती है, इसको देखना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में संक्रमण तत्व, उसी परिभाषा, लक्षण, लेंथेनाइड आकुंचन, एक्टिनाइड श्रेणी और इस चैप्टर में आपका क्या अवस्था है। ठीक है, इस चैप्टर पे आपको मेन यही चीज़ें जो देखनी है। और इसमें एक टॉपिक आपका आ जाता है, कौन सा, इसमें 1 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं। कौन से आपके क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं, जैसे मान लो कोई आयन जैसे Fe3+ आयन, इसमें बताओ जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। या आपसे 3-4 आयन आपके पास दे देगा, जैसे Fe3+, Cu+, Na+, बताओ इनमें कौन सा अनुचुंबकीय आयन है या किन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ये वाला टॉपिक 1-1 नंबर पे इस टाइप के क्वेश्चन फंसते हैं। अगर इनको अच्छे से तैयार करना चाहो, देखो ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ऑब्जेक्टिव पे आते हैं ज़्यादातर। अगर इनको तैयार करना चाहो तो इसके लिए हमने अभी आपका जस्ट कल ही वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, जिसमें हमने आपको सिखाया हुआ है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे आप लोग ट्रिक से निकाल सकते हो। ठीक है, तो उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके वीडियो तैयार कर लेना। ये टॉपिक क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर हर साल आते हैं। ठीक है, तो ये आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 5 जो आ जाता है, चैप्टर 5 हमारा है उपसह संयोजन यौगिक। कौन सा चैप्टर है, उपसह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये चैप्टर भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे क्वेश्चन भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से आपको क्या क्या ऐसे क्वेश्चन है जो तैयार करने चाहिए वो समझना। ठीक है, तो उपसह संयोजन यौगिक में सबसे पहले तो आपको लिगेंड तैयार होना चाहिए। लिगेंड क्या होता है तथा लिगेंड के प्रकार, लिगेंड तथा लिगेंड के प्रकार आपको तैयार होने चाहिए कि लिगेंड क्या होता है और लिगेंड के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, मतलब लिगेंड की परिभाषा और जो लिगेंड के प्रकार होते हैं, एक दंतुल लिगेंड, द्विदंतुल लिगेंड, बहुदंतुल लिगेंड, ये आपको तैयार करना है। ठीक है, तो लिगेंड तथा लिगेंड के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या आना चाहिए, IUPAC। इस चैप्टर से IUPAC पूछा जाता है, उपसह संयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण। ठीक है, ये तो हमने एकदम ट्रिक से आपको सिखाया हुआ है। अगर आप लोग वीडियो जाके देखोगे चैनल पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे जो 12th केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप लोग देखना, आपको वीडियो मिल जाएगा उपसह संयोजन यौगिकों का IUPAC कैसे करें। ठीक है, पूरा मस्त तरीके से आपको सिखाया हुआ है, वहाँ से जाके ये वाला टॉपिक आपको तैयार करना है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आपके 5-5 नंबर वाले सिद्धांत हैं, जैसे वर्नर का सिद्धांत क्या होता है, वर्नर थ्योरी, वर्नर का सिद्धांत क्या होता है। इसके बाद आपका एक सिद्धांत आ जाता है संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कौन सा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या VBT सिद्धांत। ठीक है, इंग्लिश में भी याद रख लेना, कभी कभी पूछ लेता VBT सिद्धांत बताओ, पेपर में कह देगा VBT सिद्धांत बताओ, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं VBT सिद्धांत कौन सा है। तो आप लोग कंफ्यूज होना, संयोजकता आबंध सिद्धांत जिसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, यही VBT सिद्धांत है। ठीक है, इसके बाद आपका कौन सा सिद्धांत होता है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये 5-5 नंबर वाले 3 सिद्धांत है, वर्नर का और संयोजकता आबंध और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को CFT बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। लिगेंड, लिगेंड के प्रकार, IUPAC उपसह संयोजन यौगिकों का, वर्नर का सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, तो इस चैप्टर के ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपको अच्छे से एकदम मस्त तरीके से तैयार होने चाहिए। ठीक है, इतना अब आपको लास्ट समय में पढ़ना ही है मस्त तरीके से। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें, हमारे पास जो हमारा चैप्टर नंबर 6 आ जाता है। ठीक है, यहाँ से चैप्टर 6 की बात कर लेते हैं, चैप्टर 6। ठीक है,
चैप्टर 6 में आपको चैप्टर 6 आपको पता ना क्या नाम है आपके चैप्टर का, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। अब आपके रिएक्शन वाले चैप्टर हैं, इनमें शायद सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, रिएक्शन में सभी को प्रॉब्लम होती है, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। ठीक है, रिएक्शन में जिन जिन को प्रॉब्लम होती है, जिन जिन लोगों को अभिक्रियाओं में दिक्कत होती है, उनके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है जिसमें हमने आपको पूरा सिखाया रिएक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, 12th केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा रिएक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे करते वाला वीडियो देखना, वहाँ से आप लोग रिएक्शन करना भी सीख जाओगे पूरा। ठीक है, क्योंकि मस्त तरीके से एक एक टॉपिक को हमने सिखाया हुआ है। तो हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन चैप्टर से हमें क्या तैयार करना है, इस चैप्टर से बात करें तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है वो देखो। सबसे पहले आपको यहाँ पे याद करना है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, 5 नंबर पे पूछा जाता है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि और इसकी जो अभिक्रियाएं हैं, जैसे इसके रासायनिक गुण। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि और इसके रासायनिक गुण। प्रयोगशाला विधि का मतलब क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन 5 नंबर पे पूछा जाता है। ठीक है, और इसके रासायनिक गुण, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि और इसका चित्र सहित वर्णन। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके रासायनिक गुण भी पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, ये भी 5 नंबर का टॉपिक है, एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, ये भी 5 नंबर पे आती है प्रयोगशाला विधि और इसके रासायनिक गुण। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस चैप्टर में क्लोरोबेंजीन है ना, तो क्लोरोबेंजीन वाली भी पूछी जाती है, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, ये 5 नंबर वाले इस चैप्टर के क्वेश्चन है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिल ब्रोमाइड बनाने की और फिर क्लोरोबेंजीन बनाने की। ठीक है, तो ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन। और इस चैप्टर से क्या पूछा जाता है, इस चैप्टर से पूछा जाता है अभिक्रियाएं। अब चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, इनसे आपकी अभिक्रियाएं पूछी जाती है। तो अगर उन अभिक्रियाओं को तैयार करना है तो उसके लिए हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने आपको सिखाया पूरा कि 12th केमिस्ट्री की जो सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, ठीक है, सभी महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन जो कि चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, इन सबकी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हमने एक वीडियो आपको बनाया था जिसमें बताया सभी महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन, 12th केमिस्ट्री की सभी महत्वपूर्ण नाम वाली अभिक्रियाएं, जिसमें हमने आपको सभी नेमिंग रिएक्शन कराई है। ठीक है, और इसके बाद हमने एक वीडियो आपको रिएक्शन वाला दिया है, टॉप 100 रिएक्शन, उनको देखना, आप लोगों की अभिक्रिया तैयार हो जाएंगी। अब आप कहोगे भैया इनकी वीडियो कहाँ मिलेंगे, तो आपको बस कुछ नहीं करना, अगर सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन पे देखोगे वहाँ पे प्लेलिस्ट है 12th केमिस्ट्री वाली, वहाँ पे देखना जाके, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो ढूंढने में तो कमेंट कर देना, हम आपको वीडियो की लिंक दे देंगे सीधा। ठीक है, कमेंट करके बता देना अगर दिक्कत हो तो। ठीक है, अब इसके बाद आपको बताया यहाँ पे अभिक्रियाएं जो पूछी जाती है, अभिक्रियाओं के लिए अलग वीडियो है, उनको जाके आप लोग देखना। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है 6, इससे आपको यही रासायनिक गुण इनके तैयार करने अच्छे से, मतलब प्रयोगशाला विधि और रासायनिक गुण जरूर तैयार करना क्योंकि उसकी अभिक्रिया महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चैप्टर 6 ये हो गया। तो अब आप लोग इनको नोट कर लो, ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसके बाद चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 के आपको बता देते हैं। ठीक है, जिसको नोट कर लो। तो आप देखो भैया, जो आगे के चैप्टर है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर जो चैप्टर 7 हमारे पास है वो है एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर चैप्टर से क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए वो समझना। ठीक है, सबसे पहले तो इस चैप्टर में आपका इंपॉर्टेंट क्या है, एल्कोहल बनाने की विधि। ठीक है, सबसे पहले आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ लेना चाहिए, एल्कोहल बनाने की विधि। ठीक है, एल्कोहल बनाने की विधि, और आपको इसमें क्या है, अल्कोहल बनाने की विधि और अल्कोहलों के रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण जरूर देख लेना क्योंकि रासायनिक गुण मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो अभिक्रियाएं होती है इन्हीं अभिक्रियाओं से आपका जो कैसे प्राप्त करेंगे वाली अभिक्रियाएं, और क्या होता है जब वाली अभिक्रियाएं आती है वो इन्हीं से फंसती हैं। ठीक है, तो सिंपल आपको याद करना, सबसे पहले क्या तैयार करना है, अल्कोहल बनाने की विधियाँ और अल्कोहलों के रासायनिक गुण। ठीक है,
और इसके कुछ भौतिक गुण भी देख लेना, उपयोगों को भी देख लेना। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि आपको जरूर से जरूर तैयार होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको क्या याद करना है, फिनॉल। फिनॉल बनाने की विधियाँ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, फिनॉल बनाने की विधियाँ। और एक चीज़ याद रखना, जब एल्कोहल तैयार करोगे तो इसमें मेथिल एल्कोहल भी होगा, एथिल एल्कोहल भी होगा, उनकी प्रैक्टिस आप लोग करना। ठीक है, फिर इसके बाद है फिनॉल बनाने की विधियाँ। फिनॉल बनाने की विधियाँ क्या है और इसके रासायनिक गुण क्या क्या है। ठीक है, फिनॉल बनाने की विधियाँ और इसके रासायनिक गुण। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिनॉल बनाने की विधियाँ और इसके रासायनिक गुण। और फिर ईथर से आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है डाईएथिल ईथर को लेके, डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि आपसे पेपर में पूछी जाती है। एथिल ईथर बनाने की क्या पूछी जाती है, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला। ठीक है, इसका मतलब प्रयोगशाला विधि में चित्र सहित वर्णन कीजिए और इसके रासायनिक गुण लिखिए। ठीक है, डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए और इसके रासायनिक गुणों को लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना। डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। फिर इसके बाद चैप्टर 8 की बात करें, चैप्टर 7 के यही आपको तैयार करने। अभिक्रियाओं की बात की, अभिक्रियाएं तभी तैयार कर पाओगे जब आप टॉप 100 रिएक्शन देखो जाके। ठीक है, हमने वीडियो बना रखे हैं जिसमें टॉप 100 चाहे कैसे प्राप्त करेंगे वाले, क्या होता है जब वाली, नेमिंग रिएक्शन सभी उसमें कराई है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, आप बात करें चैप्टर 8 एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक से आपको क्या क्या तैयार करना है, तो इसमें सबसे पहले क्या है आपका, सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की, या आप सीधा सीधा इसमें एक चीज देखना, क्या, एल्डिहाइड बनाने की। ठीक है, एल्डिहाइड बनाने की विधियां देख लेना, एल्डिहाइड बनाने की विधियां और इसके रासायनिक गुण। ठीक है, जिसमें आपको क्या मिल जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड भी मिल जाएगा और एस्टल्डिहाइड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इनको आप लोग देख लेना, एल्डिहाइड बनाने की विधियां और एल्डिहाइड के रासायनिक गुण। फिर कीटोन से पहले कार्बोक्सिलिक की बात करें, कार्बोक्सिलिक में भी आपको ये देखना है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां कौन कौन सी है और उनके रासायनिक गुण कौन कौन से, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कीटोन से एक टॉपिक आता है एसीटोन, पेपर में पूछा जाता है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसमें प्रयोगशाला विधि पूछा जाता है, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन। ठीक है, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में ज़्यादातर हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, एल्डिहाइड बनाने की विधिया, एल्डिहाइड के रासायनिक गुण, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण, एसीटोन बनाने की विधिया और एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि और इसके रासायनिक गुण। ठीक है, प्रयोगशाला विधि में ये याद रखना, चित्र सहित वर्णन आपको देखना है। ठीक है, तो सिंपल ये सारे टॉपिक हमने करा रखे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे जो 12th केमिस्ट्री 1 शॉट की प्लेलिस्ट है वहाँ पे मैं सारे चैप्टर वाइज करा रखे। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें चैप्टर नंबर 9 एमीन। एमीन से क्या क्या पढ़ना है, एमीन में सबसे पहले आपको एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप तैयार करना, चित्र सहित वर्णन है। ठीक है, एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन तैयार करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पे पूछा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है एनिलीन, एनिलीन बनाने की विधियाँ, एनिलीन बनाने की विधियाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करना है। एनिलीन बनाने की विधियाँ क्या है, इसके रासायनिक गुण क्या है। ठीक है, सबसे पहले एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, चित्र सहित वर्णन, फिर एनिलीन बनाने की विधियाँ और एनिलीन के रासायनिक गुण कौन कौन से, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें यही आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये है, और कुछ अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं वो आपको उन्हीं से जाके जो वीडियो है वहाँ पे रिएक्शंस वाले उन्हीं से जाके तैयार करना है। ठीक है, तो चैप्टर 9 से ये तैयार करना है। चैप्टर 10 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास, जिसको आप लोग आसानी से तैयार भी कर सकते हो, थ्योरी वाले सारे पार्ट हैं उनको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, जैसे प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, प्रोटीन के क्या उपयोग होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में क्या उपयोग होते हैं, इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं, मुख्य तत्व क्या होते हैं, ये आपको तैयार करना है। फिर इसके बाद विटामिन क्या होती है। ठीक है, विटामिन के बारे में देख लेना, विटामिन क्या होती है। फिर आपके लिपिड हो गए, लिपिड क्या होते हैं, लिपिड की परिभाषा देख लेना। ठीक है, फिर वसा हो गया, वसा क्या होते हैं। फिर आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट देखना है आपको अच्छे से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या बचता है,
फिर इसके बाद कार्बोहाइड्रेट से एक क्वेश्चन पूछा था 5 नंबर पे, ग्लूकोज। ग्लूकोज को अच्छे से देखना, ग्लूकोज बनाने की विधियाँ और ग्लूकोज की अभिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें क्या है, जैसे ग्लूकोज में 5 OH समूह की उपस्थिति, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति, ग्लूकोज में CO समूह, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति, इसकी रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से देखना है, ठीक है, ग्लूकोज की। फिर इसके बाद इसमें क्या क्या बचता है, इसमें आपकी जैसे शर्कराएँ अशर्कराएँ हैं, ठीक है, शर्कराएँ कार्बोहाइड्रेट के प्रकार ही हैं ये, शर्कराएँ अशर्कराएँ क्या है, ठीक है, शर्कराएँ अशर्कराएँ। और इसमें क्या देखना है आपको, एमिनो अम्ल क्या होते हैं, एमिनो अम्ल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, एमिनो अम्ल क्या होते हैं। और एमिनो अम्लों से 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन क्या होता है, ज्विटर आयन की परिभाषा पूछी जाती है उदाहरण सहित। फिर इसी से बन जाता है पेप्टाइड आबंध, पेप्टाइड आबंध क्या होता है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेप्टाइड आबंध, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, और न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार देख लेना, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार जान लो, DNA और RNA, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार DNA तथा RNA, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार कौन कौन से, DNA और RNA। और इसमें ये क्वेश्चन बन जाता है DNA तथा RNA में अंतर, ठीक है, DNA तथा RNA में अंतर लिखें। तो ये चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले प्रोटीन क्या होते हैं, इसके कार्य, इसके मुख्य स्रोत, मुख्य तत्व, फिर विटामिन क्या होती है, लिपिड क्या होते हैं, वसा क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इसमें देखना है आपको। फिर शर्करा या शर्कराएँ क्या होती हैं, एमिनो अम्ल क्या होते हैं, ज्यूटार आयन क्या होते हैं, पेप्टाइड आबंध क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, और न्यूक्लिक अम्ल के जो प्रकार है, DNA तथा RNA में अंतर, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है चैप्टर 10 के। देखो ये इतने टॉपिक तो मतलब पेपर से पहले आपको तैयार ही कर लेने, क्योंकि इन्हीं टॉपिक को आपको पेपर में दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे टॉपिक हैं जो फिक्स होते हैं पेपर के लिए, फिक्स टॉपिक समझ लो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। जितने टॉपिक बताए इसीलिए वीडियो अलग से बनाया, जिससे जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा अगर वो इनको तैयार कर लेते हैं तब भी आप लोग मस्त नंबर ला सकते हो केमिस्ट्री में, ठीक है। तो सिंपल इन क्वेश्चंस के आंसर कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में 12th केमिस्ट्री 1 शॉट की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सभी चैप्टर वाइज आपको ये क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, उनको अच्छे से तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी वहाँ पे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं, उनको अच्छे से तैयार करना, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे हो सब्सक्राइब कर लो, मस्त तरीके से आई चलिए आपकी क्लास 12 की। और यार एक काम और करना, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर किया करो, जिससे उनकी तैयारी भी मस्त हो सके, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। एक आप लोग कमेंट अच्छा से छोड़ देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल पाएगा, तो कमेंट जरूर करके जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।